आज हम का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और उसमें हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं, उनके बीच में रिपल्सन होता है और उसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चलता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करते हैं। होता क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? इसको हिटलर एंड लंदन ने 1927 में क्या किया था? इंट्रोड्यूस करा था, जिसको फर्दर पॉलिंग एंड अदर्स ने क्या करा था? डेवलप करा था। नाउ जो डिस्कशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो बेस्ड है ऑन नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, और आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेरिएशन, ये सब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसी पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस करती है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यस कंसिडर देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी। दे बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, मीन्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ऑन हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, अच्छा आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी होंगे दोनों में और न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या करेंगे? आप एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एंड हैविंग न्यूक्लाई Na एंड Nb, न्यूक्लाई Na और Nb इनका न्यूक्लाई है, and electrons present in them are represented by Ea and Eb। ठीक है, now when the two atoms are at large distance, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, so there is no interaction between them, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं। गॉट इट? बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस में होंगे तो कोई भी इंटरेक्शन इनके बीच में नहीं होगा। नाउ एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जैसे जैसे ये अप्रोच करेंगे क्या होगा? न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। तो नए रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन देम, कैसे? देखिए, जो न्यूक्लियस है एक एटम का एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज NaEA, ये फोर्स एंड NbEb तो ये फोर्स तो आपके पहले से ही थे कि एक एटम का न्यूक्लियस और उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स तो पहले से ही था। ठीक है, उसमें नो डाउट। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। अब एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, तो अब वो भी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। तो NaEb और Nb और Ea। ठीक है, नाउ सिमिलरली इसी तरीके से आपके रिपल्सिव फोर्सेस भी अराइज होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, नाउ न्यूक्लाई ऑफ टू एटम्स, उनके बीच भी तो रिपल्सन होगा। ये तो कोई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? जब अप्रोच करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में है? न्यूक्लियस और खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच में है, और दूसरा न्यूक्लियस ऑफ एक एटम और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ देखने को मिल रहा है? दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। दूसरा, दोनों एटम्स के न्यूक्लाई आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस दे टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो दो एटम्स को क्या करेंगे? पास पास लाना की कोशिश करेंगे। वाइल वेयर एज जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो दोनों एटम्स को क्या करेंगे? दूर दूर ले जाने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को से दूर चले जाए। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये आपका न्यूक्लियस है ए एटम का, ये न्यूक्लियस है बी एटम का। अट्रैक्टिव फोर्सेस में दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन
ठीक है, और यहाँ पे दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में नए बॉन्ड बने हैं। बाकी ये डैश से जो दिखा रखा है वो ऑलरेडी ओल्ड फोर्सेस थे जो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो पहले से ही उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट था, इसलिए डैश से दिखा रखा है। जो नए फोर्सेस बने उनको सॉलिड लाइन से दिखा रखा है। अच्छा, रिपल्सिव फोर्सेस में आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, अपने ही एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा एक सेकेंड ना, ये हमने हाइड्रोजन का लिया है ना, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे हाइड्रोजन के एटम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये लिखा है तो ये ई भी होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और देखो यहाँ पे कोई भी डैश लाइन नहीं है, इसका मतलब पहले से कोई एग्जिस्टिंग रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट नहीं था। ये दोनों जब करीब आए, अप्रोच किया, तभी ये आपके पिक्चर में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ experimentally it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive force। तो जो नए अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुए हैं वो नए रिपल्सिव फोर्सेस से क्या है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, पावरफुल है। तो इस वजह से क्या है, जो दो एटम्स होंगे दे अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा पावरफुल हो गए, मैग्नीट्यूड उनका ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो इस वजह से दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ें पास आएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और चीज़ें अगर दूर चली जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है, तो अप्रोच करेंगे ही करेंगे। Ultimately, a stage is reached when net force of attraction balances the force of repulsion। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पास ले आएंगे, रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ये बराबरी आ गई वहाँ पे सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, दैट सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, क्योंकि उसके बाद अगर आप उनको करीब लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो इनके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाएंगे, और न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि जहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, बैलेंस कर देगा फोर्स ऑफ रिपल्सन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, एट दिस स्टेज दो हाइड्रोजन एटम्स आर सेट टू बी बॉन्डेड टुगेदर। और ऐसी स्टेज में जहाँ पे बैलेंसिंग हो चुकी है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो चुका है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम बोलेंगे कि अब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या हो गया है, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। दे आर सेट टू बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और यहीं पे आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, हैविंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ 74 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ, वो कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी, वो बॉन्ड लेंथ होगी जहाँ पे क्या हो रहा होगा, जहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर आ जाएगा। तो वहाँ पे ये एनर्जी कितनी होती है, 435.8 किलो जूल पर मोल होती है वो एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी मिनिमम एनर्जी होगी। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, उससे कितनी दूर पे, उससे इतनी दूर पे, यानी कि बॉन्ड लेंथ आपका 74 पिकोमीटर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहले जो डिस्टेंस थी बहुत ज़्यादा थी, तब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो के आसपास, ये देख रहे हो जीरो के आसपास। जैसे जैसे आप अप्रोच करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी,
कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी, और वहीं पे आप क्या निकालोगे, बॉन्ड लेंथ निकालोगे। और उसके बाद अगर और करीब लाने की कोशिश करोगे, फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे इसको, अट्रैक्टिव फोर्सेस को, और उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करीब लाओगे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस तरीके से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बोलेंगे यहीं पे आपका हाइड्रोजन एटम ने क्या फॉर्म करा है, बॉन्ड फॉर्म करा है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ कितनी आती है हाइड्रोजन एटम में, 74 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंस द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, अगर एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन एटम है, अब वो दूर दूर है तो उनकी जो क्या है वो स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन जब वो क्या होंगे, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और आपको पता है नेचर में हर चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। नाउ द एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम इन द कर्व। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्व में मिनिमम पॉइंट यही है, और यहाँ पे जो एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अच्छा, आप उस बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना होगा तो इतनी ही एनर्जी आपको क्या करनी होगी, सप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्सली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको दिख रहा होगा 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आपको डिसोसिएट करना है, इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में लग रही थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट। कब होता है, जब दो हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। जैसे हाइड्रोजन ये एक हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया। अब आपको पता है ये क्या होता है 1s1 और ये क्या होता है 1s1। अब आपको पता है इसका ऑर्बिटल कौन सा है, इसका s सबसेल में ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा, और वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। और दूसरे हाइड्रोजन का भी जो ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में, वो भी इस तरीके का होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये जो ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देख लो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन हो गया है। ये ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को थोड़ा सा पार्शियली उसने क्या कर दिया है, पेनिट्रेट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। देख रहे हैं आपको, एक दूसरे को थोड़ा ओवरलैप किया इन्होंने। नाउ दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और आपकी क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ऑर्बिटल्स की पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन हो गया है, और इसी को हम ओवरलैपिंग
बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्होंने क्या बोला, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ग्रेटर द ओवरलैप, अगर ओवरलैप ज़्यादा होगा तो बॉन्ड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, विच इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या बोला गया है, जो फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का किसके बीच में होगा, टू एटम्स के बीच में, दैट रिजल्ट्स कैसे होता है, बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल हैविंग अपोजिट स्पिन्स। तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड का कैसे हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट कहता है। ठीक है, चलिए अब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की आपने बात कर ली। ओवरलैपिंग मतलब क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होगी। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बोली कि बॉन्ड्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलिए नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। नाउ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ 2h एटम्स। एक h एटम ये है और दूसरा h एटम ये है, तो दोनों h एटम्स के 1s ऑर्बिटल, क्योंकि ये क्या होता है 1s1 होता है ना और ये 1s1 होता है, दोनों में 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, और जब वो कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से आपका ओवरलैपिंग होगी और इस तरीके से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज 1s ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो 1s ऑर्बिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CH4 हो गया, NH3, ये सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास दो से ज़्यादा क्या है, एटम्स हैं। तो CH4, NH3, H2O, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनका बॉन्ड तो कैसे फॉर्म हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, दूसरा इनकी ज्योमेट्री क्या होगी वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। नाउ फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों है कि जो CH मॉलिक्यूल है इट हैज टेट्राहेड्रल शेप, आखिर इसका शेप टेट्राहेड्रल ही क्यों है, और जो HCH बॉन्ड एंगल है वो आपका 109.5 डिग्री ही क्यों है। या फिर एक और क्वेश्चन है कि व्हाई इज द शेप NH3 मॉलिक्यूल पिरामिडल, NH3 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पिरामिडल ही क्यों है। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये क्यों है, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स की वजह से है। अब कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है, now the valence bond theory explains the formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals। अब आपको hybridization भी पढ़ने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ओवरलैपिंग के बारे में जान लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कंसेप्ट दिया है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का, कि एटम्स जब भी पास आएंगे दो एटम्स तो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। नाउ दिस ओवरलैपिंग में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर ये लेट से
कौन सा ऑर्बिटल है, ये है आपका p ऑर्बिटल, ठीक है, ये है आपका p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लेट से एक डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि क्या है, पॉजिटिव लोब है, और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव लोब है, ठीक है। तो प्लेन के इस तरफ है तो पॉजिटिव लोब, उस तरफ है तो नेगेटिव लोब, ठीक है। अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है तो पॉजिटिव लोब, अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है तो नेगेटिव लोब। अब अगर मेरा ये pz वाला मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है और मैंने क्या करा, एक और ऑर्बिटल लिया, उसमें भी पॉजिटिव लोब इस तरफ है और नेगेटिव लोब दूसरी तरफ है, तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव लोब, दो ऑर्बिटल्स के पॉजिटिव लोब आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। जैसे यहाँ पे pz है और pz है, दोनों सेम ओवरलैप ऑर्बिटल्स हैं, दो अलग अलग एटम्स के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे pz है और दूसरा कौन सा है, ऑर्बिटल s, तो ये s जो होगा वो तो पूरा का पूरा क्या है, आपका पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब ये जो, अगर ये पॉजिटिव आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पॉजिटिव लोब्स, तो ये होगा पॉजिटिव ओवरलैप का केस, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो px है अलोंग x एक्सिस, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखिए ये जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है। क्यों, देखो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप है, यहाँ पे पॉजिटिव लोब है, यहाँ पे नेगेटिव लोब है, लेकिन जो s है वो अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैप। और दूसरा जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है, अगर लेट से ये px है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, px। अब ये px है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अलोंग कौन सी एक्सिस के हैं, x एक्सिस। अब ये x एक्सिस के अलोंग है, ये पॉजिटिव लोब हो गया, ये नेगेटिव लोब हो गया। अब अगर मैं एक और दूसरे एटम का मैं py ऑर्बिटल लेता हूँ, अब देखो px ऑर्बिटल ये हो गया, अलोंग x एक्सिस होगा, py ऑर्बिटल क्या होगा, अलोंग y एक्सिस, है ना। अब आपको देखने को मिलेगा, लेट्स से दिस इज py, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो ओवरलैप का, ठीक है। तो ये कहीं भी आपका ओवरलैप नहीं कर पा रहे, ठीक है, ओके। नेगेटिव में आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब जब आपस में मिलते हैं pz तो ये नेगेटिव ओवरलैप कहलाता है। यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, नेगेटिव ओवरलैप के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी CH4 मॉलिक्यूल की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। CH4 मॉलिक्यूल, आपको पता है CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में आपका कितना एंगल होता है, याद रखिए 109.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, px, py और pz ये तीनों किस एक्सिस के अलोंग होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एक x एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा y एक्सिस के, और तीसरा z एक्सिस के, तो तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के 90 डिग्री में होंगे। नाउ अब आप देख लेते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन का क्या होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कार्बन का कितना होगा, हाँ 1s2 2s2 2p2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हीलियम, बाकी सब वही होगा 2s2 और 2p2। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में, विच इज इन द एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरीके का होगा, कैसे देखो 1s2 2s2 2p2, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या है 2s है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
और यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 और 2। अब ये तो हमने कौन सी चीज बता दी? ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब उसके बाद एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, पेयर्ड है। ये अगर एक्साइटेड होके इधर पहुंच जाए तो ये आपका px है, ये आपका py है, ये pz ऑर्बिटल है, तीनों अलग अलग ऑर्बिटल है। तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2s2 नहीं होगा, 2s1 हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ से चले गया है। फिर उसके बाद 2px1 कर सकते हो, 2py1 हो सकता है और 2pz1 हो गया क्योंकि एक्साइट होके यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप 2s1 लिख सकते हो, 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट में दिखा दिया। तो आपको यहाँ पे 4 ऑर्बिटल ऐसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? 4 ऑर्बिटल ऐसे दिख रहे हैं जो कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? जिसमें ऑर्बिटल्स में जिसमें अनपेयर्ड है, दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपका कौन सा है? 2s ऑर्बिटल, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। Now the energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to the overlap between the orbitals of carbon and the hydrogen। तो अभी क्या होगा? आपका ओवरलैपिंग होने वाली है। ये तो कार्बन का हमने दिखाया है। अब ये एक्साइटेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे कंपनसेट होगी? ये कंपनसेट होगी जब आपका क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी कार्बन के ऑर्बिटल्स में और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स में। तो उस समय क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और इस तरीके से एनर्जी जो आपकी जरूरत है एक्साइट करने के लिए वो कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ईच विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कार्बन के जो कि सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। एंड दिस कैन ओवरलैप with the 1s orbital of the 4 hydrogen atom which are also singly occupied। ठीक है, so this will result in the formation of 4CH bond। तो आप देख रहे हो कार्बन में क्या है आपका? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था 2s में और 2p में कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। अब यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये s ऑर्बिटल है, यानी कि शेप कैसा होगा? s। और p ऑर्बिटल में शेप कैसे होते हैं? डम्बल होते हैं। एक px हो गया, एक py हो गया और एक pz हो जाएगा। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। नाउ ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 1s1। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है? 1s ऑर्बिटल, जो कि कैसा शेप का होता है? स्फेरिकल। तो इस तरीके से उनके बीच में क्या होने जा रही है? ओवरलैपिंग। नाउ दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4CH बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो एक तो कार्बन का ये है, एक हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन के इन दोनों के साथ बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन दूसरे वाले का इसके साथ ओवरलैपिंग, तीसरे का इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, चौथे का इस के साथ ओवरलैपिंग। और आपको पता है सबके पास 1s ऑर्बिटल है, चारों हाइड्रोजन के पास, है ना? तो इसका मतलब इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और आपको पता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सारे चारों हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि while the 3p orbitals of carbon are at 90 डिग्री, आपको पता है तीनों ऑर्बिटल्स क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। सारे के सारे ऑर्बिटल्स 90 डिग्री में है। एक x की तरफ अलोंग लाई कर रहा है, एक y के अलोंग और एक z के अलोंग लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जो HCH बॉन्ड बनेगा, जैसे ये कार्बन हो गया,
ये इसका एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा px ऑर्बिटल। अब यहाँ पे c है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो ये HCH बॉन्ड बनेगा, दिख रहा है HCH, ये जो बॉन्ड है HC और CH वाला, इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ऑर्बिटल्स की अगर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होना ही चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। Now the 2s orbital of carbon and the 1s orbital of hydrogen, अब एक ऑर्बिटल और बच गया है कार्बन का, कौन सा बच गया है, वो बच गया है 2s ऑर्बिटल। अब जो वो 2s ऑर्बिटल होगा, इसका कार्बन का 2s ऑर्बिटल, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। 1s यहाँ से भी जुड़ सकता है, कहीं से भी जुड़ सकता है, ठीक है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी इनकी। चलिए, therefore the direction of the fourth CH bond cannot be ascertained, आप पता नहीं कर सकते हो इसकी डायरेक्शन, इस बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। Now this description does not fit with the tetrahedral SCH angle of 109.5 डिग्री। लेकिन हमने तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है, जो शेप होता है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, और HCH बॉन्ड की एंगल कितना होगा, सारे के सारे वो होंगे 109.5 डिग्री। तो वो चीज़ जो अभी हमने देखी पीछे, वो मैच नहीं कर रही है, फिट नहीं आ रही है। तो क्लियरली ये चीज़ क्या बता रही है कि जो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप जो हमने अभी पीछे पीछे करा, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड इन CH4। तो इसका मतलब जो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, वो आपको क्लियरली नहीं बता सकता है कि आखिर CH4 मॉलिक्यूल में HCH बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री क्यों आया, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल क्यों हुआ। ठीक है, तो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल से ये चीज आप प्रूफ नहीं कर सकते। गॉट इट। चलिए, नाउ सिमिलरली इसी तरीके से आपने यही प्रोसीजर फॉलो करा, तो आपको क्या मिलेगा कि NH3 और H2O मॉलिक्यूल्स में भी जो HNH और HOH एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी p ऑर्बिटल और इस तरीके के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, NH3 में 107 डिग्री है, और वाटर में कितना है, वाटर में 104.5 डिग्री है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप आपको ये सब चीज़ें समझा नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राइटनेस ज़्यादा तो नहीं हो रही, सर ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, ये s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल में आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाया गया है। तो आपने देखा न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा उसकी डेंसिटी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके डेंसिटी कम होगी। p ऑर्बिटल आपको कैसे बना, वो इस तरीके से बना आपको, और इसी तरीके से डंबल शेप आपका आया है। गॉट इट। चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका p ऑर्बिटल है अलोंग z एक्सिस, ठीक है, और ये xy नोडल प्लेन है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, क्या होता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए, द कोवेलेंट बॉन्ड इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैप से जो बनता है, किसके ओवरलैप से, ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियस को आप एक लाइन से कनेक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगी।
चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। Now this can be formed by any one of the following types of combinations of atomic orbitals। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएस ओवरलैपिंग देख लेते हैं। होगा क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा। अब हम यहाँ पे देख रहे हो ये एक्सिस है, सॉरी एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, तो दोनों ये क्या हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। इसका हेड एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एसएस ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में पहला एग्जांपल है एसएस ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड में होता क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। तो इसका एंड और इसका एंड ओवरलैप करेंगे और आपको एसएस ओवरलैपिंग मिलेगी, और ये इसका एग्जांपल है सिग्मा बॉन्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसएस के बाद एसपी ओवरलैपिंग देख लेते हैं। एसपी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रहा है कि एक एस ऑर्बिटल होगा, एक पी ऑर्बिटल। अब इन दोनों के हेड्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से एसपी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हाफ फिल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इस तरीके से आपकी क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कि शेयरिंग से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा और दूसरे ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाते हैं या शेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। अब पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, दोनों आपके सेम पी ऑर्बिटल ही होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसएस का तो हमने देख लिया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू आपको यहाँ दिखाया गया है। पीपी का हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि ये हेड और ये हेड आपस में क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। एस और पी में कैसे होगी, इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो पीपी का क्या है, ये बीच में आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे। तो आपका क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से आपके बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, ये पाई बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो आपको पता ही है सी डबल बॉन्ड सी होता है या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। तो यहाँ पे आपको कितने पाई बॉन्ड मिलते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड बनता कैसे उसको देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है और इनके जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, अलग अलग एटम के पी ऑर्बिटल है, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी एक्सिस हमेशा क्या रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, ये होती है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर तो रहेंगे ही रहेंगे। दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब these orbitals formed due to side-wise overlap। अब ये साइड से क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग होती तब हम क्या बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, एंड टू एंड ना होके साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप्स चार्ज क्लाउड्स। ये देख लो, ये चाय का प्याला ऊपर भी है और नीचे भी है। इस तरीके से ये टू सॉसर टाइप के चार्ज क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आपस में मर्ज हो गए हैं, यहाँ भी आपस में ओवरलैपिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक तो अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या चार्ज का क्लाउड आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं,
ये कार्बन है, यहाँ पे एक ये p ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी ये दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल है। दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और जब ओवरलैपिंग करेंगे तो आपका क्या बना देंगे, इस तरीके से पाई बॉन्ड का क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या देखने को मिल रहा है, क्लाउड देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ होता है ऑफ बॉन्ड दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, ओवरलैपिंग क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इट टेक्स प्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो लार्ज एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सो इट इज़ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड, जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, बहुत ही स्मॉलर होती है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। Therefore, further it is important to note that pi bond between the two atoms is formed in addition to a sigma bond. तो सबसे पहले आपका क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके बाद फिर आपका क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें आपको पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा उसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ चुका है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। अब मिक्सिंग यहाँ किसकी होती है, जहाँ पे ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है और उससे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उसी के बाद आपके बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा है, इसको हम कल कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, ओके, आज के लिए इतना ही।